हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग पर। मैं विवेक आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक और सेशन। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल पे आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी जो बिल्कुल निःशुल्क कराई जा रही है। तो अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम की और कोई ना कोई एग्जाम आपका लगा हुआ है आने वाले समय में, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को एक बेहतरीन दिशा दे सकते हैं। अभी जो हमारा मेन टारगेट चल रहा है वो यूपी पुलिस का कांस्टेबल का जो री एग्जाम होने वाला है अगस्त के लास्ट वीक में, उस पर हम पूरा फोकस किए हुए हैं। और उसी के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं मॉक टेस्ट की एक सीरीज, जिसमें हम आपको हिंदी, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और जीके चारों सब्जेक्ट के जो मॉक टेस्ट हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो उसी सीरीज में आज के लिए मैं लेकर आया हूँ आपका मॉक टेस्ट नंबर 8, जो कि रहने वाला है आपका रीजनिंग एबिलिटी का। मतलब अब से पहले हमने रीजनिंग के 7 मॉक टेस्ट और हमने सोल्व किए हुए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे और वहां पे जाके आप मॉक टेस्ट के नाम से ही प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे आप सेक्शन सब्जेक्ट वाइज आप मॉक टेस्ट सोल्व कर सकते हैं। तो ये है हमारा रीजनिंग का मॉक टेस्ट नंबर 8। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन दबा लेंगे ताकि आपको सभी अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आप सर्च बॉक्स में, टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में बिना स्पेस दिए द फ्यूचर कोचिंग 1423 अगर डाल देंगे तो आप सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएंगे। वहां पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स, स्टडी मटेरियल और कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम से संबंधित जो न्यूज़ होती है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कराती जाती है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना और चैनल को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहले निर्देश पढ़ते हैं। देखिए निर्देश दिए हुए हैं हमें। निर्देश में हमें क्या दे रखा है कि प्रश्न संख्या 1 और 2 निम्नलिखित प्रश्नों में उस लुप्त अक्षर संख्या युग्म संख्या को चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। मतलब यहाँ पे मुझे एक सीरीज दे रखी है जिसमें मुझे मिसिंग नंबर को फाइंड करना है। मतलब मेरा लास्ट में क्या आएगा वो मुझे बताना है। अब देखिए क्वेश्चन है मेरा AST D7R G16P J35N M74L। तो आई थिंक मेरे ख्याल से ये यहाँ पे AST ना होगा, A5T होगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इसे। ये टाइपिंग एरर हो गया है थोड़ा सा। ये A3T है। चलिए थोड़ा सा इसे करेक्शन कर लेते हैं। तो हमारा जो पहला लेटर है ये क्या है हमारा A3T। अब देखिए 3 से 7 हो रहा है, चलिए इसी पकड़ते हैं हम। +4 हुआ, 7 से 16 हुआ, या हम कहें तो 3 दूनी 6 और एक 7 भी हो सकता है। 7 दूनी 14, 2 16। हाँ बिल्कुल, देखिए प्लस नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए नंबर में गुना 2 +1। तो 3 दूनी 6 और एक 7 गुना 2 +2। 7 दूनी 14, 2 16। 16 से 35 हुआ है तो गुना 2 +3। यहाँ गुना 2 +4। तो यहाँ क्या आएगा गुना 2। अब 74 गुना अब प्लस कितना 5। तो गुना 2 +5 तो 74 दूनी 70 दूनी 140, 4 दूनी 8 148 और 49 50 153 आना चाहिए नंबर। अब देखते हैं हम 153 किस में है। देखिए इसमें 163 खत्म, इसमें 102 खत्म, बल्कि 1021 आ रहा है। 126 है खत्म, 153। तो ऑप्शन जो है मेरा डी ही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ए से डी पे आ गया, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। तो पी से शुरू हो रहा होगा, बिल्कुल है। टी से अब देखो इधर से जा रहा है, एल एम एन ओ पी क्यू आर एच टी, मतलब -2 चल रहा है। तो 12 में से 10 जाएगा, जे बचेगा। तो मेरा जो आंसर बनेगा P 153 जे। तो बिल्कुल मेरा राइट आंसर पहले ही मैंने बताया था, नंबर से मुझे फाइंड हो गया था कि भाई मेरा जो आंसर होने वाला है वो डी ऑप्शन होने वाला है।
तो यही अप्रोच होनी चाहिए। अगर हमें एक बार आंसर मिल जाए तो हमें दोबारा से उसे फिर चेक नहीं करना है, मतलब हमें पूरा क्वेश्चन सोल्व करके कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स तो मिलने नहीं है। तो हम बस केवल हमें आंसर चाहिए, आंसर अगर हमारा पहले ही स्टेप पे मिल रहा है तो हम अपना क्वेश्चन को वहीं टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर सीरीज का है 1 3 8 19 42 क्वेश्चन मार्क। 1 3 8 19 42 और क्वेश्चन मार्क। चलिए देखते हैं, 1 का 3 हो गया, कितना डिफरेंस है, 2 है। 3 से 8 हो गया, डिफरेंस कितना है, 5। 8 से 19 हो गया, कितना डिफरेंस है, 11। 19 से 42 हो गया, 19 दूनी 38, 23 का डिफरेंस है। और यहाँ बता रहा है, तो चलिए यहाँ से नहीं मिला, 2 और 3 5, 6 11, 11 10 21, यहाँ 12 का देखो, 3 से 6, 6 से 12, तो यहाँ जो डिफरेंस आना चाहिए वो 24 का आना चाहिए। 24 का कैसे आएगा, जब ये 23 और 24 होंगे, 23 दूनी 46 और 1 47, 47 में 42 जोड़ेंगे तो 7 और 2 9 आना चाहिए इकाई का अंक है वैसे। चलिए और देखते हैं, 4 दूनी 8 और 1, भाई 7 और 2 9, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 89 मेरा क्या होना चाहिए, आंसर हो जाना चाहिए। बिल्कुल मेरा 89 आंसर दिया हुआ है। तो यहाँ पे डिफरेंस से भी हो रहा है, मल्टीप्लाई से भी हो जाएगा शायद। 1 दूनी भाई गुना 2 प्लस 1, गुना 2 प्लस 2, गुना 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 3 19, 19 दूनी 38, 4 42 और 42 दूनी 84 और 5 89। पिछले क्वेश्चन की तरह भी हो गया, देखिए डिफरेंस से भी हो गया और मल्टीप्लाई से भी हो रहा है। तो एक ही सीरीज में देखिए आपके एक से ज्यादा पैटर्न लग जाते हैं, लेकिन आंसर हमारा मोस्ट प्रोबेबल जो है वो सेम आता है हर बार। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा ब्लड रिलेशन से। ये ऐसा चैप्टर है, किसी भी एग्जाम में अगर रीजनिंग आती है तो इससे क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। कह रहा है बी डी की माँ है और सी डी का भाई है। तो चलिए, बी माता है किसकी, डी की। सी डी का भाई है, सी भाई है डी का। एच ई की बेटी है, तो एच और ई तो है ही नहीं, जबकि डी ई की पत्नी है। डी पत्नी है किसकी, ई की, तो ई पति होगा। और एच ई की बेटी है, ई की बेटी कौन है, एच, जबकि डी ई की पत्नी है। तब ई सी से किस प्रकार संबंधित है, तब ई सी से किस प्रकार संबंधित है, मतलब ये जो सी है ये ई को क्या कहेगा। तो आपको पता है सी जो है भाई है वो डी का, और डी का पति कौन है, ई, तो ये क्या कहेगा, बहन का पति। और बहन का पति क्या लगता है, बहनोई। ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो बहनोई आएगा, ब्रदर इन लॉ कह देंगे अंग्रेजी में से हम। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ब्रदर इन लॉ या बहनोई। चलिए आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्याम कुल्हाड़ी से कार्य कर रहा था, श्याम कुल्हाड़ी से कार्य कर रहा था, तभी कुल्हाड़ी का सिरा निकलकर पास में खड़े एक व्यक्ति को लग गया और वह व्यक्ति मर गया। श्याम ने कोई अपराध नहीं किया है यदि। ठीक है, हमें क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि भाई अगर ये ऐसा हुआ है और उसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया तो ऐसा क्यों हुआ, कारण क्या था, उसने उस आदमी को नहीं देखा। चलिए, हो सकता है कि भाई उस आदमी को नहीं देखा हो, उसकी कुल्हाड़ी तेज न हो, तो ये तो कोई लॉजिक नहीं है, जब पेड़ काट रहा है तो तेज तो होगी। उसे कथित सावधानी का अभाव नहीं था, उसका कृत्य कानूनी है। तो देखो, अगर कोई आदमी मर रहा है तो कानूनी तो नहीं है। उसने उस आदमी को नहीं देखा और उसे कथित सावधानी का अभाव नहीं था। देखिए, अगर हम इन दोनों में सेलेक्ट करें तो हमें इस वाले को सेलेक्ट करना होगा। क्यों, क्योंकि उस आदमी को नहीं देखा, देखना ना देखना जरूरी नहीं है। देखो, कई बार बिना देखे भी हत्या हो जाती है, लेकिन उसे जो है सावधानी का अभाव नहीं था। तो इस चीज में अगर उसे सावधानी का अभाव नहीं था तो उसका जो ये अपराध है वो कहीं ना कहीं क्षमा योग्य माना जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये एक तरीके से कथन और कारण वाली समस्या बन के आती है, ठीक है। नेक्स्ट है, नरेंद्र उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चलता है। मान लो यहां से उसने चलना शुरू करा, उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चला, यहां पे पहुंच गया, ठीक है। फिर पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है, पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है। फिर दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर फिर जा रहा है, तो वापस इसी पॉइंट के सामने आ जाएगा। यह उस बिंदु से कितना दूर है जहां से उसने चलना शुरू किया था। अब बताओ ये बीच की दूरी कितनी है, 10, तो ये भी कितनी होगी 10, तो वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, 10 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, डी विकल्प हो जाएगा मेरा यहाँ पे राइट आंसर। कि भाई ये जो बीच की दूरी थी इन दोनों के, ये कितनी है हमारी, ये सीधी 10 किलोमीटर, जितनी ऊपर है उतनी ही नीचे हो जाएगी ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, यदि रीजन को सांकेतिक भाषा में 5 लिखा जाता है और बिलीव्ड को उसी सांकेतिक भाषा में 7 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में गवर्नमेंट को क्या लिखेंगे। देखिए मुझे क्या दे रखा है, रीजन दे रखा है, रीजन को उसने लिखा है कितना, 5। उसके बाद बिलीव्ड को BELIEVED, बिलीव्ड को उसने लिखा है 7। मुझसे क्या पूछा है, गवर्नमेंट का पूछा है, GOVERNMENT, ठीक है। अब देखो रीजन में सबसे पहले मैं देखता हूं कितने लेटर हैं, 2 3 4 5 6। रीजन में कितने लेटर हैं, 6 हैं। 6 को कितना लिख रहा है, -1 करके लिख रहा है। एक बार इसमें फॉलो हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हैं, 8 लेटर हैं। कितना लिख रहा है, -1 करके, तो फॉलो तो हो रहा है। अब एक बार इसे चेक करके देख लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने हैं, 10। लेकिन आपको पता है -1 करके लिखता है, तो आंसर क्या आना चाहिए मेरा, 9। ऑप्शन में अगर है तो आंसर सही है, 6 11 9 12, बिल्कुल मेरा जो आंसर है 9 मेरे ऑप्शन में रखा हुआ है। सी ऑप्शन मेरा हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि वर्गमूल में क्या दे रखा है मुझे, AFI, देखिए इस तरीके से बनेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रिंटिंग में मतलब टाइपिंग में हो सकता है ना बन पाया हो, लेकिन ये एक्चुअल में क्या है, पूरा नंबर वर्गमूल के अंदर है, ठीक है, इस तरीके से ये। तो ये चीज आप ध्यान रखना, और हमें क्या बताना है, ये बताना है कि मेरे को दे रखा है कि वर्गमूल AFI बराबर किसके है, M के, वर्गमूल ADD बराबर किसके है, L के, और मुझसे पूछा है वर्गमूल EB और I किसके बराबर होगा, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर मैं AFI के नंबर देखूं तो ये 1, ये 6 और ये 9, तो 9 और 6 15 और 1 16, कहीं ना कहीं योग 16 आ रहा है। और 16 किसका, 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4। अगर मैं ऐड को देखूं तो ये कितना बन रहा है, 4 दूनी 8 और 1 9। अब 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3, ठीक है। एक तरीका तो मेरा ये है, लेकिन क्या हो रहा है कि भाई 4 पे M नहीं आता और 3 पे L नहीं आता, तो यहाँ से तो कोई लॉजिक बना नहीं। अब हम एक चीज और देख रहे हैं कि जब मैंने AFI के नंबर डाले हैं तो भी मुझे एक वर्गमूल संख्या मिल रही है कि भाई AFI के जब मैं नंबर डाल रहा हूँ तो 1 6 और 9 मुझे मिल रहा है, वर्गमूल है ही मेरा। और 169 का वर्गमूल कितना होता है, 13, तो 13 पे M आता है बिल्कुल। अब यहाँ पे कितना मिला मुझे, ADD को अगर मैं लिखूं तो 144 आएगा। 144 किसका वर्गमूल होता है, 12 का वर्गमूल होता है, और 12 पे L भी मिल गया। तो यानी कि मुझे क्या करना है, मुझे केवल प्लेस वैल्यू डाल के उसका वर्गमूल करना है। अब E कितने पे आता है, 5,
बी कितने पे आता है 2, और आई कितने पे आता है 9, और 529 जो वर्ग होता है वो होता है 23 का। अब 23 का वर्ग है, 23 पे कौन आता है, 23 पे आता है आपका डब्लू। ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं, वी एक्स डब्लू, और लास्ट ऑप्शन क्या है हमारा, वाई है। तो यहां मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा मेरा यहाँ पे राइट आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आ जाए थोड़ा सा ध्यान रखें, पेशेंस से क्वेश्चन करना चाहिए, जल्दबाजी इस टाइप के क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं करनी है। जल्दबाजी का समय बिल्कुल नहीं है अब, क्योंकि अब जितना आसानी से आराम से पेशेंस से क्वेश्चन पेपर सोल्व करोगे उतनी ही गलतियां कम होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैंकिंग टेस्ट का क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है मीनू कल्पना से लंबी है। तो चलिए, मीनू लंबी है कल्पना से, लेकिन पूर्वी से नाटी है। तो चलिए यहाँ पे कौन आ जाएगी, पूर्वी। अब शायद हो सकता है मेरा छोटा पड़ जाए, जो स्पेस है यहाँ पे कम पड़ेगा ये। गीता प्राची से नाटी है, और प्राची उतनी लंबी नहीं है जितनी कल्पना लंबी है। अब देखिए, कल्पना से छोटी है कौन, सबसे पहले देखो गीता प्राची से छोटी है, तो ये हो गया प्राची, और ये कौन है, गीता। गीता प्राची से नाटी है, और प्राची उतनी लंबी नहीं है जितनी कल्पना लंबी है। तो यानी कि ये कहाँ आ जाएंगे, उठ के यहाँ पे आ जाएंगे, कि ये प्राची और ये गीता। आगे देखो, यदि ये सभी ऊंचाई के क्रम में खड़ी हों तो उनमें से मध्य में कौन आएगा। अब देखो मध्य में कौन आएगा, दो इधर से छोड़ दो, दो इधर से छोड़ दो, तो मध्य में कौन आ गया, कल्पना आ गई। तो यहाँ पे आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरा। यहाँ पे सबसे छोटी पूछी होती तो गीता हो जाएगी, सबसे बड़ी पूछी जाती तो पूर्वी हो जाती। तो यहाँ पे जो आपसे पूछा जाए वो क्वेश्चन आप आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर हमें निर्देश दे रखे हैं। निर्देश क्या दिए हुए हैं, कि निर्देश है प्रश्न संख्या 9 से 11 निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनिए। मतलब 9, 10 और 11 जो है वो एक ही पैटर्न के क्वेश्चन होंगे, इसका कहने का मतलब ये है। चलिए देखते हैं पैटर्न क्या है। हमें क्या कह रखा है, मिसिंग दे रखा है। अब DLOC अनुपात ECI दे रखा है, फिर TOH का अनुपात हमसे पूछा है। ऑप्शन है EAT, ETA, AET और EET। अब तुम्हें पता है कि भाई देखो DLOC लिखा हुआ है मेरे सामने, अगर मैं इसे थोड़ा सा रीअरेंज करूं तो मुझे एक शब्द दिख रहा है इधर से, जब मैं चल रहा हूं तो कोल्ड दिख रहा है, और इसे देख रहा हूं तो ये ICE क्या दिख रहा है, आइस दिख रहा है। मतलब कोल्ड क्या होती है, बर्फ, मतलब कोल्ड का मतलब है ठंडी, और ठंडी क्या है, बर्फ। अब मुझसे क्या पूछा है, HOT, HOT हॉट मतलब गर्म। अब गर्म क्या होता है, TAE कोई शब्द नहीं बन रहा, ATE ये भी कोई शब्द नहीं बन रहा, TEA तो ये मेरा शब्द बन रहा है TEA, क्योंकि TEA, टी क्या होता है, टी होता है चाय। तो बिल्कुल जिस प्रकार बर्फ जो है वो ठंडी होती है, उसी प्रकार चाय क्या होती है, गर्म होती है। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, और यहाँ देखो TEE, तो ये भी कोई आंसर नहीं हुआ। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर सी। अब बच्चे क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले तो कोडिंग डिकोडिंग लगाना शुरू कर देते हैं कि भाई प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, उल्टा करेंगे। यहाँ देखा यहाँ 4 ही है, यहाँ 3 है, तो पहले तो एक आधा यही कह देगा गलत है जी ये क्वेश्चन, तो कि इधर 4 कोड दे रखे हैं, इधर 3 ही है। तो थोड़ा सा पेशेंस रख के अगर आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो वो आपको अच्छे से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है, जिस प्रकार रविशंकर सितार से संबंधित हैं उसी प्रकार बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित होंगे। भाई यही बताना है हमें,
कि भाई जिस प्रकार रविशंकर का संबंध जो है वो सितार से है। आपको पता है यहाँ पे वाद्य यंत्र और वादक का नाम आ रहा है कि भाई वादक कौन है, रविशंकर, क्या बजाते हैं, सितार। उसी प्रकार बिस्मिल्लाह खान जो हैं वो क्या बजाते थे, वो बजाते थे शहनाई। तो बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते हैं, शहनाई। ऑप्शन है बांसुरी, सरोद, शहनाई, संतूर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा मेरा, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, जो कि क्या है, शहनाई है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्योंकि आपको पता है 9, 10, 11 तीनों एक ही पैटर्न के क्वेश्चन है। 112 को जिस प्रकार 448 लिख सकते हैं उसी प्रकार 221 को क्या लिखेंगे। देखो 12 चौक 48 होते हैं और 100 चौका 400 होते हैं, तो 112 का कितने गुना है, 4 गुना। तो ये भी कितना होगा, 4 गुना होगा। तो 200 चौका 800 और 21 चौक 84, 884 होना चाहिए। 1105, 784, 884, 843। तो यहाँ भी मेरा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज के क्वेश्चन थोड़े से नॉर्मल हैं तो जल्दी जल्दी खत्म हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है हर बार ऐसे ही आएगा। एक आधा मॉक टेस्ट हमारा इजी आ जाता है। आज का जो मॉक टेस्ट है वो कहीं ना कहीं इजी है थोड़ा सा। चलिए प्रश्न संख्या 12 से 14 देखिए, यहाँ पे ज्यादातर जो है पेयर में क्वेश्चन दे रखे हैं। तो 12, 13, 14 एक जैसे निम्नलिखित विकल्पों से विषम अक्षर संख्या शब्द को चुनिए। अब देखिए हमें विषम को फाइंड करना है। अब विषम को फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे हम, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। अब NPR, DCB, RQP और HGF। देखिए मुझे क्या दे रखा है, NPR। अब NPR में क्या है, ये 14, ये 16 और ये 18। D मतलब +2 +2, CB तो ये 4, ये 3, ये 2, तो घटते क्रम में आ रहे हैं। चलिए RQP तो ये 18, ये 17, ये 16, ये भी घटते हुए क्रम में, मतलब दो एक ही पैटर्न पे चल रहे हैं। तो आंसर तो यही बनना है, क्योंकि ये माइनस हो रहे हैं, ये प्लस हो रहा है। बस लास्ट वाले को चेक कर लेते हैं, HGF। तो 8, 7, 6। तो बिल्कुल देखो ये तीन जो है हमारे एक ही पैटर्न पे चल रहे हैं। विषम कौन सा हो गया हमारा, NPR, क्योंकि सब में -1 -1 हो रहा है, -1 -1 हो रहा है, -1 -1 हो रहा है, लेकिन इसमें +2 +2 हो रहा था। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमें यही बताना है कि भाई इनमें से विषम फाइंड करना है, फाइंड आउट ओड वन। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14, 14, 13। अच्छा ये दोनों सेम आ गए, चलिए कोई बात नहीं। 13 था वैसे। 15, 17, 6 और 14, 15, 17, 6 और 14 में से अलग कौन सा है। देखो 15 आपको पता है 5 तिया 15 होते हैं, 2 तिया 6 होते हैं और 7 दूनी 14 होते हैं। लेकिन जो 17 है इसका कोई फैक्टर नहीं बन रहा है, मतलब ये कैसी संख्या, एक प्राइम नंबर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरा यहाँ पे राइट आंसर। और इसका भी आंसर देखो, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है पता नहीं कैसे। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा इसका, 17 ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। 14 मार्च 2010 को कौन सा साप्ताहिक दिन था। मुझे क्या पूछा है भाई, 14 मार्च 2010 को कौन सा साप्ताहिक दिन था। तो जब भी हमें देखो कैलेंडर के क्वेश्चन करने होते हैं, आपको पता है कि कैलेंडर के क्वेश्चन करने के लिए, और उसमें भी स्पेशली ये वाला टाइप कि जहां मुझे तारीख से दिन निकालना हो, तो मुझे यहाँ पे तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो उससे पहले हम समझ लेते हैं, सबसे पहले शताब्दी कोड की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद मंथ कोड की जरूरत पड़ेगी,
और लास्ट में आपको दिनों के कोड। तो इन 3 चीजों की जरूरत हमें इस टाइप के क्वेश्चन। अब शताब्दी कोड में आप 3 याद रख लो बस, 4 कि 17, 18, 19 और 2000। ये 4 शताब्दी के कोड अगर आप याद रखोगे तो आपके 99% क्वेश्चन जो हैं इन्हीं से हो जाएंगे। जैसे 1700 का कोड बनेगा 5, 1800 का बनेगा 3, 1900 का बनेगा 1 और 2000 का बनेगा 0। देखिए अगर आपको कैलेंडर को चैप्टर में कोई परेशानी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए रीजनिंग की, वहां आपको कैलेंडर का पूरा डिटेल में कंसेप्ट मैंने पढ़ाया हुआ है। पूरा का पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा रीजनिंग का, जहां आपको लगभग लगभग मैंने 60 to 70% रीजनिंग कंप्लीट करा दी है। अगर ये यूपी पुलिस का एग्जाम और 1 महीना एग्जाम डेट नहीं आती तो हम रीजनिंग का भी सिलेबस पूरा का पूरा कंप्लीट कर चुके होते, लेकिन एग्जाम डेट आ गई बीच में तो उससे सारा सिस्टम बिगड़ गया, क्योंकि अब जल्दी जल्दी हम मॉक टेस्ट के माध्यम से पूरे सिलेबस को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए मैं क्या कह रहा था, सबसे पहले तो जो शताब्दी कोड है वो कौन कौन से होंगे हमारे, 5310। मंथ कोड की बात करें तो आपको पता है महीने जो होते हैं 12 होते हैं, कौन कौन से, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और आपका दिसंबर। ये 12 महीने होते हैं टोटल। और सिंपल सी बात है, देखिए अगर 12 महीने हैं तो महीनों के कोड भी कितने होंगे, 12 ही होंगे। तो अगर हम कोड की बात करें तो मैं एक बार पेन चेंज कर लेता हूं इसमें। तो देखो जनवरी के लिए हम कोड यूज करेंगे 3, फरवरी के लिए भी हम कोड यूज करेंगे 3, मार्च के लिए करेंगे 6, अप्रैल के लिए करेंगे 1, मई के लिए करेंगे 4, जून के लिए करेंगे 6, जुलाई के लिए हम करेंगे 2, अगस्त के लिए करेंगे 5, सितंबर के लिए करेंगे 0, अक्टूबर के लिए करेंगे 3, नवंबर के लिए करेंगे 5 और दिसंबर के लिए करेंगे 1। मतलब मेरे जो कोड बनेंगे वो 336, 146, 250 और 351। ये 12 कोड बनते हैं। दिनों के कोड की अगर हम बात करें तो दिन के कोड आपको पता है, क्योंकि देखिए सिंगल डेट होती है तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि अगर मंडे है, मंडे कब आएगा, जब 1 शेष बचेगा। ट्यूसडे कब आएगा, 2 शेष बचेगा। वेडनेसडे कब आएगा, 3 शेष बचेगा। थर्सडे कब आएगा, 4 शेष बचेगा। फ्राइडे कब आएगा, 5 शेष बचने पे। सैटरडे कब आएगा, 6 शेष बचने पे। और जो संडे है वो आएगा आपका 0 शेष बचने पे। ठीक है, ये तीनों चीजों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और उसके बाद जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हमें 5 स्टेप याद रखने हैं। पहले यहाँ पे लिख देता हूं मैं, तारीख प्लस शताब्दी कोड प्लस पिछले माह का कोड प्लस
लीप वर्ष और प्लस गत वर्ष, और सबको डिवाइड कर देंगे 7 से। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, ठीक है। आपको 5 पॉइंट याद रखने हैं कि तारीख, शताब्दी कोड, पिछले माह का कोड, लीप वर्ष, गत वर्ष बटे 7। अब देखो अगर मैं सोल्व करूंगा तो मुझे पता है तारीख कितनी है 14, तो मैं यहीं पे सोल्व कर दूंगा। देखो कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। तारीख कितनी है मेरी 14, चलिए मैं यहाँ पे 14 लिख लेता हूँ। प्लस शताब्दी कौन सी है 2000 है, 2000 का कोड कितना है 0, प्लस पिछले माह का कोड। अब देखो मार्च से पिछला महीना कौन सा रहा होगा फरवरी, और फरवरी का कोड कितना है 3, प्लस उसके बाद क्या देना है लीप वर्ष। अब देखिए 2010 में 2000 को तो छोड़ दो, इन 10 सालों में कितने लीप वर्ष आए होंगे 2, 4 में और 8 में, तो चलिए 2 लीप वर्ष हो गए। प्लस गत वर्षों की संख्या कुछ नहीं है, 10 में से 1 कम करके लिखना है। तो गत वर्ष में क्या आ जाएगा हमारा, 10 में से 1 कम करेंगे 9 आ जाएगा। डिवाइड किससे करेंगे 7 से करेंगे। 7 से क्यों करते हैं, क्योंकि सप्ताह में 7वें दिन जो है वही दिन रिपीट हो जाता है। देखो 7 से इसे काटेंगे, 7 दूनी 14, 0 शेष बचा, 9 और 2 11, 12 13 14, तो ये भी कट जाएंगे। देखो 7 दूनी भाई 3 2 5, 9 और 5 14, तो शेष कितना बचेगा मेरा 0 बचेगा। 14 दूनी है देखो 14 15 16 17 18 19, 19 और 9 28, 28 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो शेष कितना बचेगा 0 शेष बचेगा। और 0 शेष बचने पे हम दिन कौन सा लेते हैं, संडे लेते हैं। तो आंसर क्या आएगा मेरा, आंसर आएगा मेरा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, जो कि है क्या, जो कि है आपका रविवार। तो उम्मीद करूंगा आप अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मैं उम्मीद करूंगा आप कोई भी गलत नहीं करेंगे। पिछले माह के कोड में बस आपको एक ध्यान रखना है कि जब आपसे जनवरी पूछा जाए तो जनवरी मंथ अगर आपसे के जैसे यही कह देता 14 जनवरी 2010, तो जनवरी अगर मुझसे पूछी है तो पिछले माह का कोड हमेशा क्या लूंगा मैं 0 लूंगा। अब दिसंबर पे मत पहुंच जाना, क्योंकि दिसंबर पे पहुंचते ही तो साल चेंज हो जाएगा। तो यहाँ अगर आपसे पिछले माह का कोड है तो वो फरवरी से लेके दिसंबर तक चलता है, जनवरी पे पिछले माह का कोड नहीं लगता है, क्योंकि उससे पिछला कोई महीना होता ही नहीं है। अगर हम दिसंबर पे जाएंगे तो हम पूरा साल चेंज कर देंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने पूरा आपको कंसेप्ट जो है इस टॉपिक का, ये वाला जो टाइप है इसका पूरा कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। आप इसे स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं या फिर आप इसको बार बार रिवर्स करके भी पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोडिंग डिकोडिंग से। देखिए कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन भी आपको हर एग्जाम में देखने को मिल ही जाएंगे। यदि किसी सांकेतिक भाषा में विक्ट्री को YLFWRUB लिखा जाता है तो उसी भाषा में सक्सेस को क्या लिखा जाएगा। देखिए विक्ट्री को क्या लिखा है उसने, विक्ट्री को लिखा है उसने YLFWRUB। अब देखो V को Y लिख दिया, यानी कि 22 को कितना लिख दिया उसने 25, 3 प्लस कर रखा है। 9 को क्या लिख दिया उसने 12, 3 प्लस कर रखा है। सी को यानी कि 3 को कितना लग दिया 6, 3 प्लस हो रहा है। टी 20 है तो 20 को 23 लिख दिया, मतलब सब में +3 हो रहा है। ओ 15 है तो 18 लिख दिया, ये रहा 18 है तो 21 लिख दिया। वाई है तो ZAB लिख दिया, यानी कि 25 है तो 2 लिख दिया कि 26 1 2। ठीक है, मतलब सब में क्या कर रखा है उसने +2 +2 +2 कर रखा है। तो चलिए हम भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमसे किसका पूछा है, हमसे पूछा है उसने सक्सेस का। अब सक्सेस में अगर मुझे स्पेलिंग लिखनी हो CCESS, अब S में +3 करूंगा V आएगा, V देख लो किसमें चारों में है। U में +3 करूंगा तो 21 और 3 24 हो जाएगा। X होगा, V के बाद X देख लो किसमें, तो 2 में ये रहा और ये रहा, मतलब ये भी नहीं है आंसर, ये भी नहीं है। C के बाद DEF दो बार F आ रहा होगा, तो इसमें 2 बार E आ रहा है, ये भी खत्म। तो आंसर क्या बनेगा D बन जाएगा। E में 5 में 3 प्लस करोगे H बनेगा। 19 में 20 21 22,
अच्छा लास्ट में कुछ और हो रहा है, नहीं कर तो यही रखा है, और में STUV VXFFHW VXFFH, ये तो कम ही लग रहे हैं मुझे, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 हैं। TUV, अच्छा ये V 2 बार है, ये थोड़ा टाइपिंग में दिक्कत हो गई, V का W बन गया, ये V 2 बार था, ठीक है। तो यहाँ क्या आंसर आएगा मेरा VXF, ठीक है। ये V और V अलग अलग हैं दोनों, ये एक साथ मैच हो गए हैं, VXFFHVV। तो राइट आंसर, थोड़ा सा करेक्शन करने के बाद डी ऑप्शन हो जाएगा मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कथन है सभी भिखारी गरीब हैं। यदि कथन सत्य है तो निम्नलिखित निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष सही है। कह रहा है सभी भिखारी क्या है, गरीब हैं। यदि यह कथन सत्य है तो निम्नलिखित निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष सही है। क्वेश्चन को ध्यान से अगर हम पढ़ें तो उसने कहा है कि सभी भिखारी क्या है, गरीब हैं, कुछ इस तरीके से। वैसे ये इस पे फॉलो नहीं करेगा कि ये भिखारी हैं और ये क्या हो गए, गरीब, लेकिन हम कुछ हद तक इससे कर सकते हैं। कैसे कि आपको कह रहा है वह सभी जो गरीब हैं, भिखारी हैं। आपको पता है गरीब में तो ये वाला भी एरिया आ रहा है, भाई गरीब में तो ये वाला भी एरिया आ रहा है, लेकिन इनका भिखारियों से तो कोई लेना देना नहीं है, तो ये पहला खत्म। वो कह रहा है सभी जो गरीब हैं भिखारी हैं, ऐसा तो नहीं है। यदि ए अमीर नहीं है तो ए भिखारी नहीं है, तो ऐसा भी जरूरी नहीं है क्योंकि ए अमीर नहीं है तो गरीब है, और अगर गरीब है तो वो भिखारी भी हो सकता है, तो ये भी कन्फर्म है। यदि ए अमीर है तो भिखारी नहीं है, तो देखो ये भी गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि भाई अगर ए गरीब है वो यहाँ होता तब भी तो भिखारी नहीं है, तो ये वाला भी गलत नहीं, गलत है। यदि ए भिखारी है तो ए अमीर नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि भिखारी जो है वो कौन है, गरीब है। सभी भिखारी कौन है, गरीब है। और अगर ए भिखारी है तो ए बिल्कुल कंफर्म बात है कि ए अमीर भी नहीं होगा। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर। क्लियर है, उम्मीद करूंगा आप अच्छे से इसे समझ गए होंगे, इसमें बहुत कंफ्यूजन था बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेन डायग्राम, वेन आरेख से हमारा ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से उस आरेख को चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सही दर्शाता है। गहने, सोना, चांदी। आपको पता है सोने और चांदी के क्या बनते हैं, गहने बनते हैं। तो ये रहा मेरा सोना, ये रही चांदी, और ये क्या है मेरे गहने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नीचे दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में सन्निहित है। अब प्रश्न आकृति क्या है, ये रही हमारी प्रश्न आकृति, ठीक है। उत्तर आकृति क्या है, ABCD, हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पूछा क्या है कि भाई कौन सी आकृति इसमें सन्निहित है, ठीक है। अब हम अगर सोल्व करने की कोशिश करें तो देखो ऐसा कोई हमारे पास वो नहीं है जो इस तरीके से 3 शेप में बन रहा हो। 2 में तो बन रहा है, 3 में नहीं बन रहा, तो ये खत्म डी। इसको देखते हैं क्या कहीं M टाइप में दिख रहा है, कि भाई मुझे कहीं M बना हुआ दिख रहा हो और उसके ऊपर लाइन भी आनी चाहिए, तो M के ऊपर लाइन ये भी कहीं नहीं आ रही। कहीं मुझे पंचभुज दिख रहा है, मतलब आपको पता है ये जो इस टाइप की आकृति होती है इसे हम क्या कहते हैं, पंचभुज। क्या मुझे कहीं दिख रहा है, पंचभुज भी मुझे कहीं नहीं दिख रहा है इसमें, तो ये भी खत्म है। तो बचता क्या है मेरा, बचता क्या है, ए बचता है। लेकिन ये है कहाँ, देखिए ये ऐसे है कि अगर मैं बनाने की कोशिश करूं इसे तो ये कैसे बनेगा, मैं थोड़ा इंक चेंज कर लेता हूं।
रेड कलर से करता हूँ। देखो आपको पता है, देखो ये इस तरीके से बन रहा होगा। एक मिनट। आंसर क्या है मेरा? ऑप्शन नंबर ए। अब ये बन कैसे रहा है? देखो ये बन रहा, यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा ध्यान से देखूं इसे, तो इस तरीके से ये वाली लाइन तो है मेरी, ये वाली, ठीक है। फिर ये ऐसे जाके नीचे को आ रहा है, तो फिर ये ऐसे जाके ये आ गया, देखो नीचे। फिर आपको पता है ये ऐसे बन रहा है, देखो बन रहा है ना, तो देखो ये भी ऐसे बन रहा है, ये रहा। फिर आपको पता है ये लाइन यहाँ ये आ रही है, और फिर ये ऐसे इस तरीके से मिल रहा है। तो ये बन गया देखो अलादीन का, सॉरी ऊपर नहीं जाना था, चिराग बन गया। तो यही तो बन रहा है बिल्कुल, ये रहा देखो। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है कुछ वी टाइप की शेप में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 20, और आज के मॉक टेस्ट का हमारा ये आखिरी सवाल होगा। आपको कैसा लगा मॉक टेस्ट, कैसी लगी आपको वीडियो, ये आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएंगे, क्योंकि आपको सभी नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित वेन आरेख उन छात्रों का प्रतिनिधित्व करता है जो 40 छात्रों की कक्षा में फुटबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी को पसंद करते हैं। बास्केटबॉल पसंद करने वाले छात्रों की कुल संख्या का पता लगाइए। अब देखो आपको पता है, यहाँ पे देखो जो डायग्राम बनते हैं वो इस तरीके से बनता है। इसका होता क्या है कि यहाँ पे ये वाला पोर्शन एक खेल को पसंद करने वाला, ये वाले पोर्शन दो खेल को पसंद करने वाले, और ये वाला जो पोर्शन है ये तीन खेल को पसंद करने वाला। अब हमसे क्या कह रहा है, 40 छात्रों की कक्षा में फुटबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी को पसंद करते हैं। बास्केटबॉल पसंद करने वाले छात्रों की कुल संख्या बताइए। अब देखो बास्केटबॉल वाले कौन से हैं, ये वाला है एक, ये 10 और 11, 12, 13 और 14, 15 है। क्योंकि देखो जो भी बास्केटबॉल के अंदर नंबर आ रहा है वो सब बास्केटबॉल पसंद करते होंगे, करते होंगे कि नहीं। तो यहाँ पे 10, 2, 12, 2, 14 और एक 15 है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरा? राइट आंसर हो जाएगा 15। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या है मेरा सही आंसर है। और उम्मीद करूंगा आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और आपकी जो तैयारी है वो यूपी पुलिस की वो बहुत अच्छे से आप कर रहे होंगे। और ध्यान रखना है, देखिए अब लास्ट टाइम पे केवल और केवल आपको रिवीजन पे ध्यान देना है। रिवीजन अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो एग्जाम में कोई मार्क नहीं खाओगे। कम से कम आपका टारगेट होना चाहिए 225 का। वैसे तो ये चीजें डिपेंड करेंगी पेपर पे, लेकिन अगर पिछली बार जैसा पेपर आता है तो 225 से 230 आपका स्कोर होना चाहिए, अगर आपका पिछले जैसा ही पेपर बिल्कुल बन जाता है। अगर टफ होता है तो वो सबके लिए टफ है, इजी है तो वो सबके लिए इजी होता है। आपको केवल अपना कर्म करना है, कर्म अच्छे से कीजिए। अगर आपने पढ़ाई की होगी तो आपका पेपर भी अच्छे से जाएगा और आपका रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तैयारी करते रहिए, एंजॉय कीजिए अच्छे से। 10 दिन बचे हैं, आज 13 तारीख हो गई है, और ये अब जो है घटते जाएंगे दिन। 9 दिन बचे हैं केवल अब आपके पास, क्योंकि 23 तारीख को तो एग्जाम हो जाएगा। तो ये 9 दिन में आप देखिए क्या क्या रिवीजन कर लेते हैं। सबसे ज्यादा आपको हिंदी, जीके, सॉरी जीके नहीं, हिंदी, मैथ्स और आपको रीजनिंग, इन तीन टॉपिकों पे सबसे ज्यादा काम करना है। रही बात जीके की, तो थोड़ा बहुत नाश्ते वगैरह में आप इसे भी ले सकते हैं, एक आध घंटा। 12 घंटे की आपको पढ़ाई करनी है कम से कम। कम से कम अगर आप 9 दिन 10 दिन 12 घंटे की पढ़ाई कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, और जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आप एग्जाम को बहुत अच्छे से करके आएंगे।
तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय योर सेल्फ, थैंक यू।